इस घर में रुपए के पेड़ नहीं लगा रखे हैं मैंने कि जब चाहूं नोट तोड़ तोड़ कर तुम सबकी हर इच्छा पूरी करता रहूं। जूतियों के नीचे दबकर मुनीमगिरी करता हूं उस सेठ की 12 घंटे, तब जाकर एक दिन का अनाज इस परिवार के पेट में डाल पाता हूं। वर्षों से दरक रही किसी वेदना का बांध अचानक आज ध्वस्त हो गया था। चोट खाए सिंह की भांति दहाड़ उठे थे मुंशी राम प्यारे सहाय। आंखों से चिंगारियां बरसने लगी थी। मन के अंदर फूट पड़े ज्वालामुखी का खोलता लावा शब्दों के रूप में बाहर आकर सबको झुलसाने जलाने लगा था। सुमित्रा इस घटना से हतप्रभ थी। उसने आत्मीयता के शीतल जल से इस ददकती ज्वाला को शांत करने की बरकस कोशिश की थी। सब जानते हैं, जी और समझते भी हैं कि किस मुसीबत से आप इस घर का खाक समझते हैं। एक साधारण मुनिम की औलाद होने का उन्हें जरा भी एहसास है? नखरे तो ऐसे हैं इनके जैसे इनका बाप मैं नहीं कोई कलेक्टर गवर्नर है। छी छी, अब इन बच्चों के साथ साथ आप मुझे भी गाली दे रहे हैं जी। कहाँ जाएंगे ये? अब आपसे अपनी ज़रूरतों को नहीं कहेंगे तो क्या दूसरे से कहेंगे? तो क्या करूं मैं? चोरी करूं, डाका डालूं या आत्महत्या कर लूं इनकी ज़रूरतों की खातिर? और यह सब तुम्हारी शय का नतीजा है। बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, सिर ऊंचा करके जिएंगे। कुछ नहीं करेंगे ये तीनों, बस मुझे बेमौत मारेंगे। एक पल को पसर आए सन्नाटे के बाद दूसरे ही पल यह बवंडर ज्योति की ओर बढ़ चला था। और तू, किसने कहा था तुझसे हर महीने फॉर्म भरने, परीक्षा देने के नाम पर पैसे उड़ाने को? कभी रिटेन, कभी पीटी तो कभी इंटरव्यू। हर महीने मेम साहब की सवारी तैयार, कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी कोलकाता। तिरस्कार का यह अपदंश बिल्कुल नया था ज्योति के लिए। बाबूजी का यह विकराल रूप उसे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। बड़ी बड़ी आंखों में पानी की एक परत उमड़ आई थी जिसे पलकों पर ही संभाल लिया था ज्योति ने। भावनाओं की यह उमड़ गुमड़ सुमित्रा की नजरों में छिप न सकी थी। कचोट उठा था माँ का दिल। देखिए, जो कहना है आप मुझसे कहिए ना। ज्योति अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। एक जवान बेटी को भला इस तरह दुत्कारना? हाँ हाँ, जवान हो गई है, तभी तो कह रहा हूं कि क्यों बोझ बनकर जिंदा है ये मेरी जिंदगी में। किसी नदी तालाब में जाकर डूब क्यों नहीं जाती मरती? कम से कम एक दायित्व तो मुझसे मुक्ति मिलेगी। सर्वस्व जनजना उठा था ज्योति का। आहत भावनाओं इससे पहले कि रुंदन बनकर बाहर आती, दुपट्टे से भींच कर दबा दिया था उसने अपने मुंह को। स्वयं को रोकते थामते सुमित्रा भी बिफर उठी थी। कुछ होश भी है आपको? होश है, तभी तो बोल रहा हूं कि आज अगर इसकी जगह घर में बेटा होता तो कमा कर लाता, परिवार का सहारा होता। मगर यह लड़की तो अभिशाप है, एक अभिशाप। हद करते हैं आप भी। अगर यह लड़की है तो क्या ये इसका दोष है? हाँ, यह लड़की है, यही दोष है इसका। मुझ गरीब की कुटिया में सांसें लेकर इतनी जल्दी जवान हो गई, यह दोष है इसका। और इस घर में 3-3 लड़कियां ही पैदा की तुमने, यह दोष है तुम्हारा। कहते कहते मुंशी जी का स्वर रुंधने लगा था। आज पता नहीं क्या हो गया है आपको। आप जैसा धैर्यवान और समझदार इंसान भी ऐसी घटिया बातें सोच सकता है, इस मानसिकता के साथ बोल सकता है, मैंने तो कभी कल्पना तक नहीं की थी। तो मैंने कब कल्पना की थी कि सीमित आय की ज़रूरतें इतनी असीमित हो जाएंगी? तुम ही बताओ कि खाने दाने के लिए अपनी पगार खर्च करूं या पेट पर पत्थर बांधकर इसके ब्याह के लिए रोकड़ा जमा करूं? उस पर से इस लड़की के ये चोचले कि बड़ा ऑफिसर ही बनना है। कंगले की ड्योढ़ी पर बैठकर आसमान झुकाने चली है। जब तक जिंदा रहेगी इस बाप की छाती पर बैठकर मूंगी तो दलेगी। और इसी के साथ फपक पड़े थे स्वयं मुंशी जी भी। मुंशी जी की यह हुंकार आंत्रनाद बन इस कमरे में पसर गई थी और वहां खड़ा हर व्यक्ति सन्नाटे की चादर को ओढ़कर खुद को इस हादसे का कारण मान बैठा था। ज्योति इस बार दिल्ली से सिविल सर्विसेज का साक्षात्कार दे आई थी। संतुष्ट तो थी इस परीक्षा से, मगर उसके भरोसे ही बैठ जाना, संघर्षों की इतिश्री करना न तो बुद्धिमानी थी और न ही उसकी मानसिकता। बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर का फॉर्म भरना था। कल 150 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना है उसे। बस इतना ही तो माँ से बाबूजी को कहलवाया था कि वह हत्थे से उखड़ गए थे। क्या क्या नहीं कह डाला उन्होंने।
नीतू और पिंकू ने भी बाबूजी का ऐसा रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा था। दोनों अब तक भीतर ही भीतर कांप रही थी। इस हादसे ने ज्योति की हर आकांक्षा, हर उम्मीद का गला घोट दिया था। सत्य का आवरण ढीला पड़ते ही मनोबल और धैर्य भी छोड़ आए थे साथ। अचानक टीसने लगा उसका अंतर्मन। सुबकती सिसकती ज्योति एक चित्कार के साथ रो पड़ी थी और इन असहाय परिस्थितियों का बोझ उठाए सर पर वह अपने कमरे की ओर भागी थी। चैन मिल गया आपको? दूर हो गया सारा पागलपन? क्या क्या नहीं कह डाला आपने ज्योति को। एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा कोहराम। जवान बेटी है, इतना भी नहीं सोचा आपने? यदि उसने कुछ ऊंच नीच कर लिया तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे हम। सुमित्रा के रुंधते गले ने शब्दों का दामन छोड़ दिया था। टपकते आंसुओं को पोंछती हुई वह भी कमरे से निकल गई थी। नीतू और पिंकी भी माँ के पीछे पीछे चल पड़ी थी। इस कमरे में अकेले मुंशी जी ठगे से रह गए थे। एक ऐसा दावानल जिसकी तपिश में झुलस कर सभी अपने उनसे दूर हो गए थे। आंखें अब भी नम थी। मुंशी जी खुद ब खुद ही बुदबुदा रहे थे। ताना मारेगी दुनिया, मुझ पर थूकेगी। एक मैं ही तो हूँ बचा हुआ सारी दुनिया में अकेला। सबका दोषी है ये मुंशी राम प्यारे सहाय, 2,500 पगार पाने वाला, 3-3 लड़कियों का गरीब लाचार बाप। उधर कमरे में कोहनियों के बीच मुंह छिपाकर ज्योति रोती ही जा रही थी। माँ का स्नेहशील स्पर्श भी आज उसे ममता विहीन लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह सचमुच एक लाश है, एक चेतना शून्य देह। कोई बाहरी स्पर्श, कोई अनुभूति, कोई संवेदना, कोई सांत्वना उसे अर्थहीन लग रही थी। बस कलेजे में रह रहकर एक हूक सी उठती थी और अविरल अश्रुधार निकल पड़ती। सुमित्रा ने खूब सहलाया समझाया था उसे। वस्तु स्थिति के इस पीड़ादायक धरातल पर बाबूजी की मनोदशा विश्लेषित करती हुई सुमित्रा ने यह जताने की कोशिश की थी कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह अचानक बरस पड़ना कोई असामान्य बात नहीं थी। नीतू और पिंकी ने भी दीदी को बहलाने, गुदगुदाने, रिझाने की बहुत कोशिश की, मगर सब व्यर्थ। जिज्ञासावश नीतू ने माँ से एक संजीता सा सवाल पूछ ही लिया। माँ, लड़की होना क्या सच में एक सामाजिक अभिशाप है? नहीं बेटी, इस संसार में लड़की होकर पैदा होना बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। हाँ, औरत जाति नहीं नीतू, गरीबी अभिशाप है, गरीबी। यह वाक्य सुमित्रा का सिर्फ उत्तर ही नहीं बल्कि भोगा हुआ यथार्थ था। शरद की सर्द रात, घर में एक अजीब सी खामोशी थी। नीतू और पिंकी तो गहरी नींद में थी, मगर ज्योति, सुमित्रा और मुंशी जी की बंद आंखों में शाम की घटना का असर अब तक भरा था। मुंशी जी बार बार करवट बदल रहे थे। सुमित्रा ने जानबूझकर उन्हें छेड़ना उचित नहीं समझा। कहने को तो मुंशी जी सब कुछ कह गए थे, मगर अब अवसादों से उन्हें धिक्कारना शुरू कर दिया था। उनके मुंह से निकला एक एक शब्द उन्हें नागफनी के बड़े बड़े जाड़ में तब्दील होकर उनकी आत्मा तक को छलनी कर रहा था। मुंशी जी की आंखों के सामने ज्योति का रोता बिलखता चेहरा जितनी बार घूम जाता उतनी बार वह कलप उठते थे। ज्योति जो उनके दिल का टुकड़ा थी, उसे मर जाने तक को कह दिया उन्होंने। कैसे निकली है यह बात उनकी जुबान से? खुद को धिक्कारते हुए बिस्तर से उतरकर विक्षिप्तों की तरह टहलने लगे थे मुंशी जी। बार बार एक ही यश प्रश्न, आखिर कैसे हुआ यह हादसा? आत्मगलाने की आग से पसीज उठा था उनका सर्वस्व। यह सोचकर अपने कमरे से निकल गए थे कि ज्योति बिटिया को सारा अंतर्द्वंद, सारी व्यथा सुनाकर पश्चाताप कर लेंगे। इस बार मुंशी जी की व्यथा सुमित्रा नहीं सह सकी। लौटकर बिस्तर पर उनके लेटते ही धीरे से उनके सीने पर हाथ रखा था सुमित्रा ने। करवट बदल कर मुंशी जी ने भी देखा था सुमित्रा की बंद पलकों से सहानुभूति की बूंदें अब भी लुढ़क रही थी। आंख लगी ही थी कि अचानक चिहुक कर जाग गई ज्योति। बाबूजी का क्रोध एवं आवाज में फुंफारता चेहरा अवचेतन से निकलकर बार बार उसे डरा रहा था। प्रतिध्वनित हो रही थी वही सारी दिल दहराती बातें जो उसके अंतस में बहुत दूर जाकर धंस गई थी। इस असहाय पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए ज्योति कई कई प्रयास कर चुकी थी, पर सब बेकार। अचानक ही उसका चेहरा सख्त हो गया। आंखों में बेगानेपन का एक ऐसा मरुस्थल उतर आया था जहाँ मोह माया, वेदना, संवेदना, मान अपमान के न तो जार जंखाण थे और न ही आंसू संवाद का कोई अस्तित्व।
एक निर्णय ने उसके भय के सारे अंतर्द्वंद्वों को धो डाला था और दरवाजे का सांकल खोल अमावस की इस काली निशा में वह गुम हो गई थी। वह अपने घर से जितनी दूर होती जा रही थी, बाबूजी का स्वर अनुगूंज अंतस में और अधिक शोर मचाने लगा था। वह जल्द से जल्द उस पुल पर पहुंच जाना चाहती थी जहां नथी का अध्याय पानी उसे इन तमाम पीड़ाओं से मुक्ति दिलाकर अपने आगोश में बहा ले जाता। दूर, बहुत दूर। इस धुन में उसकी चाल तेज और तेज होती जा रही थी। बाहर में गूंजते बाबूजी के शब्द, मरती क्यों नहीं, नदी तालाब में डूब क्यों नहीं जाती, बोझ है, अभिशाप है, और अंदर से न जान दे देने की, खुद को मिटा देने की एक खींच भरी जिद। अचानक ज्योति को लगा कि बाबूजी की आवाज़ के साथ साथ कहीं से कोई दूसरा स्वर भी घुल मिलकर आ रहा था। उसने थोड़ा थमकर उस आवाज़ को गौर से सुनने समझने की चेष्टा की। हाँ, तो कोई तो था जो दबे स्वर में उसे बार बार पुकार रहा था, ज्योति, ज्योति, ज्योति। एक पल को ठिठक गई थी ज्योति। पलटकर उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था दूर दूर तक। तो फिर कौन है इस निर्जीवन वन में जो उसे आवाज़ दे रहा है? आत्महत्या करने जा रही हो ज्योति? करीब आता स्वर सुनाई दिया ज्योति को। ज्योति ने खींच कर पूछा था, देखो, तुम जो भी हो मेरे सामने आकर बात करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। आखिर कौन हो तुम? ज्योति ने अपना मन कड़ा किया था। मौत के जिस रास्ते पर तुम जा रही हो उसी रास्ते में मैं तुम्हारे सामने हूँ ज्योति। कानों पर तो यकीन हो रहा था, मगर कहीं आंखें तो धोखा नहीं दे रही थी उसे। पलकों को कस कर बीचा और झपकाया था ज्योति ने। विस्फारित नेत्रों से इस अंधेरे की खाक छान रही थी वह। कुछ भी तो नहीं था आसपास। सामने खड़े हो तो दिखाई क्यों नहीं देते? इसलिए कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती। देखो, मैं ठीक तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो रहा हूँ। देख रही हो मुझे? नहीं, मगर तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम? गहराते स्वर रहस्य ने ज्योति की व्यग्रता को और उत्प्रेरित किया था। मुझे अनदेखा कर रही हो तुम? जरा दिल की गहराइयों में मन की आंखों से देखो ज्योति। मैं जीवन हूँ। जीवन? कौन जीवन? मैं किसी जीवन को नहीं जानती। तुम जैसी समझदार लड़की के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे पहचानो, मैं जीवन हूँ, तुम्हारा जीवन। बकवास बंद करो और हट जाओ मेरे रास्ते से। अदृश्य तत्व का स्वर सिर्फ ज्योति के कानों से टकराया था। ठीक है, तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, मगर मुझे बता दो कि क्या तुम सचमुच आत्महत्या करने जा रही हो या? जी हाँ, मैं सच में आत्महत्या करने जा रही हूँ। पुल से नदी में कूदकर जान दे दूंगी। और कुछ? एक क्षण की खामोशी और फिर, अरे हाँ सुनो ज्योति, जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? इस बीच बातें करते हुए तुम्हारा ये अंतिम सफ़र भी अच्छे से कट जाएगा। तो चलो तुम्हारे साथ। तुम आओ या जाओ मेरी बला से, एकदम से बन्ना कर बोली ज्योति, और एक झटके के साथ आगे बढ़ी तो अनजान रास्ता और उस पर से किसी अदृश्य रहस्य की उपस्थिति का आभास। इसी घबराहट में किसी कटे पेड़ के ठूंठ से जा टकराई और दर्द से बिलबिला उठी थी। फिर वही आवाज़, चोट लग गई ना? बिना सोचे समझे तुम कितने दुर्गम रास्ते पर निकल पड़ी हो ज्योति। मर नहीं जाओगी इन छोटी मोटी ठोकरों से? क्रोध के मनोवेग से चीखती हुई बड़बड़ाने लगी थी। बहुत चोटें सही है मैंने अपने कलेजे पर। मर तो नहीं गई मैं। हाँ, मरूंगी, आत्महत्या करूंगी। मुझे चोट लगे, तुम्हें इससे क्या मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं, मगर मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले तुम्हारे शरीर पर कोई चोट लगे, क्योंकि तुम्हारी चोट से मैं भी आहत होता हूँ। जानती हो ज्योति, आत्महत्या में ऐसा भी होता है कि कई बार आदमी मर नहीं पाता, टूट फूट कर एक लंगड़े लूले अपंगता की जिंदगी जीता है। तब वह दोबारा आत्महत्या का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि एक बार के प्रयास का कठोर एहसास जो उसे होता है, खामोश रहना ही उचित समझा था उसने। कदम और तेज हो गए थे उसके संकल्पित लक्ष्य की ओर। तभी जीवन ने फिर पूछा, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? इस तरह चुप रहकर आखिर कब तक वह इस आफत को टालती? गरज उठी थी, क्या बताऊं मैं, क्या दुखड़ा रोऊं मैं तुम जैसे अनजान अदृश्य गैर के सामने? यह बताऊं कि एक गरीब मुनीम की घर हम 3 बेटियां अभिशाप है। एक बोझ है हम, सबसे बड़ी बोझ मैं ज्योति सहाय, MA फर्स्ट क्लास फर्स्ट, मगर नौकरी के लिए मोहताज। मगर बेरोजगारी की समस्या तो सिर्फ तुम्हारे अकेले की समस्या नहीं है, यह तो एक
आम सामाजिक बीमारी है जिससे हर कोई जूझ रहा है। हाँ, बेरोजगारी मेरे अकेले की समस्या नहीं, मगर मैं एक समस्या हूँ, गरीब बाप के सर पर पड़ी एक बोझ। क्या तुम नहीं जानते कि समाज में मध्यम वर्गीय लड़कियों के लिए कई वर्जनाएं हैं? बात बात में माता पिता की पगड़ियां उछलती है। हर वक्त खानदान की इज्जत और भविष्य के सामने बदनामी, लोक लज्जा, मुंह चढ़ाता समाज नजर आता है। और वैसे भी लोग एक मजबूर, जरूरतमंद, गरीब और जवान लड़की को सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि नींव वस्त्र करके महसूस भी करते रहते हैं। लेकिन तुम हो कौन जो परत दर परत मुझसे सब कुछ जान लेना चाहते हो? मैंने कहा ना, मैं जीवन हूँ, तुम्हारा जीवन, बिल्कुल सत्य और संघर्षों से भरा हूँ। कोई मुझे प्यार का गीत समझकर गुनगुनाता है तो कोई पहेली, कोई जंग समझता है। मैं तो एक सच हूँ ज्योति, मगर इतना कमजोर कि स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। मौत के क्रूर पंजे एक झटके में मुझे शरीर से अलग कर देते हैं, मेरी भौतिकता ही खत्म कर देते हैं। और जब जब अपने अस्तित्व पर मुझे खतरा महसूस होता है, लोगों के सामने आता हूँ, बातें करता हूँ, खुद को तसल्ली देता हूँ। आज भी तो इसलिए ही आया हूँ तुम्हारे पास। मेरी रक्षा करोगी ना? विचारों की इस उमड़ गुमड़ में ज्योति इतना गुम हो गई कि जंगल कब खत्म हो गया पता तक नहीं चला। सड़क पर और तेज कदमों से उस पुल की दिशा में बढ़ गई थी, वह जो अब ज़्यादा दूर नहीं था। अचानक एक झटका सा लगा ज्योति को कि इतनी देर से जीवन ने कुछ कहा नहीं। कहाँ गया वह? इतना चुप तो रहने वाला नहीं था वह। कहीं चला तो नहीं गया अचानक? सुनसान रास्ते में जिस भय की उपस्थिति से भी नहीं घबराई थी ज्योति, अचानक उसके न होने की कल्पना मात्र से कांप गई थी वह। एक हाँक लगाई थी ज्योति ने, जीवन, मिस्टर जीवन, चले गए क्या? गलत सोच रही हो ज्योति, मैं तो तुम्हारा जीवन हूँ और तुम्हारी खातिर मौत से भी लड़ने को तैयार हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि मौत की गोद में तुम गहरी नींद सो गई हो। अच्छा, फिर तुम गायब कहाँ हो गए थे? गायब तो नहीं, हाँ चुप जरूर हो गया था। क्यों? मेरा चुप हो जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अब क्या जवाब दे ज्योति इस प्रश्न का। एकदम से कोई बहाना नहीं सूझ रहा था उसे। ए ज्योति, सच क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे यानी अपने इस जीवन से प्रेम हो गया है? अचानक ठट्ठा कर हंस पड़ी ज्योति, कुछ ऐसा कि एक क्षण तक कुछ बोल नहीं पाई। किसी तरह खिलखिलाते हुए एक एक शब्द जोड़ जोड़ कर बोल पड़ी वह, तुम्हारा मतलब प्यार। और इसी के साथ हंसती हुई वह दोहरी होती जा रही थी, हंसो ज्योति, इतना हंसो कि अवसाद का अंधेरा छट जाए, निराशा भरी इस निशा का अंत हो जाए, आशा की एक नई सुबह आए, उम्मीदों की किरणें फूटे, उमंग और उत्साह के पंछी चहचहाने लगे। हाँफती हुई ज्योति ने स्वयं को कुछ नियंत्रित किया और आंखों की नमी को पोंछते हुए कह उठी थी, पता नहीं मैं इतना क्यों हंसने लगी। इसलिए कि तुम्हारा जीवन बहुत प्यारा है। वह तुम्हें हंसाना चाहता है, जिंदा देखना चाहता है, क्योंकि जीवन की हंसी है, खुशी है, आशा है, प्रेम है और मौत निराशा है, खामोशी है। ज्योति ने गंभीरता ओढ़ ली थी, लेकिन जीवन गंभीर नहीं है। उसने एक के बाद एक कई सवाल कर डाले। अच्छा ज्योति, यह तो बता दो कि तुमने अपने घर वालों के नाम कोई संदेश, कोई चिट्ठी छोड़ी है या नहीं? तुम्हारे इस तरह चले जाने से क्या बीतेगी तुम्हारे माँ बाप पर? बहनें क्या सोचेंगी? इस बारे में भी तुमने कुछ सोचा है? वह बेचारा मुनीम क्या तुम्हारी मौत और समाज की उठती उंगलियों को एक साथ झेल पाएगा? सच के एक एक बड़े पत्थर बार बार जीवन व्यवहारिकता के उस तालाब में फेंक रहा था जिसकी ऊपरी परत पर बर्फ का एक बड़ा सा आवरण पसर गया था। ऐसा भी नहीं था कि बर्फ के नीचे का पानी हिलोरे नहीं ले रहा था। शोभ की तरंगें उठ रही थी ज्योति के अंतस में भी। पर सोच लिया था उसने कि अब किसी बात की कोई सफाई नहीं देगी वह। वाह ज्योति वाह, जिंदगी भर तुम्हारी खुशी के लिए जीते मरते तुम्हारे बाप ने अपने दिल का बोझ कम करने के लिए दो कड़वे बोल बोल दिए तो तुम्हें इतने चुभ गए कि अब आत्महत्या करके यह जताना चाहती हो कि बेटी के बाप को हर वक्त पश्चाताप की आग में ही जलते रहना चाहिए। अरे वह तो एडिया घिस घिस कर तुम तीनों बहनों की शादी करने और गृहस्थी बसा देने के बाद ही मरेगा, मगर तुम अभी से ही उसे जीते जी क्यों मारना चाहती हो? सोच लो ज्योति, तुम्हारी मौत की खबर पाकर, जमाने के ताने सुनकर तो तुम्हारे पिताजी
किसी सेठ की थ्योरी पर मुनिमगिरी के लायक भी नहीं रहेंगे। फिर क्या तुम्हारा बाप मुंशी राम प्यारे सहाय किसी मंदिर या रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगेगा? क्या तुम्हारी माँ सुमित्रा देवी इस बुढ़ापे में पेट के लिए घर घर जाकर झाड़ू बर्तन चूल्हे चौके का काम करेगी? नीतू और पिंकी अपनी तमन्नाओं का गला घोटकर किसी नाचने गाने वाली गली के कोठे की जिन्नत बनेंगी। ऐसे सख्त पत्थरों की वार से दरक गया था ज्योति का मन। बर्फ का आवरण था, कोई लोहे की चादर नहीं। बिलबिला कर बाहर आ गया था भीतर का सारा गुब्बार। झल्लाकर चीख पड़ी थी ज्योति अपना फैसला सुनाते हुए। तो जहन्नुम में जाए, कोई जिए या मरे, मुझे क्या। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि लड़की होना अभिशाप है और मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर खुद को इस अभिशाप से मुक्त करना चाहती हूँ। सुन रहे हो तुम? मैं खुद को मार देना चाहती हूँ। और इसी जल्लाट में पूल के आखिरी किनारे पर अपना कदम बढ़ा गई थी ज्योति। जीवन भी चुप नहीं था। जताना चाहता था कि सचमुच जिंदगी की आखिरी सांस तक वह उसके साथ है। उसकी आवाज़ अब भी गूंज रही थी, ज्योति, जीवन एक जंग है। इससे भागने वाले कायर कहलाते हैं। जिनमें विश्वास, उत्साह, साहस और लगन होती है, वे मौत को दत्ता बताकर जीवन को गले लगाते हैं। निराशा को नहीं, आशा को गले लगाते हैं। वैसे तुम आत्महत्या कर रही हो तो करो, मगर मुझे यकीन है कि अनिश्चितताओं और हताशा के अंधेरे में भी राह दिखाने के लिए एक ज्योति जरूर जगमगाती रहेगी। याद रखना, इस रात की भी एक सुबह जरूर होगी। इस निशा का अंत होगा ज्योति। हर रात की सुबह होती है। उस रात की भी सुबह हुई और सूर्य भी कब सिर पर चढ़ आया पता नहीं चला। मुंशी जी के घर में व्याप्त खामोशी को किसी ने झंझोड़ा था। सांकल पीट पीट कर खट खट खटाक खट आंखों पर चश्मा चढ़ाते मुंशी जी ने थके कदमों से चलकर दरवाज़ा खोला था। पोस्टमैन लिफाफा थामे बड़बड़ाया, रजिस्ट्री डाक है, लीजिए और यहाँ दस्तखत कर दीजिए। लिफाफे में से कागज़ निकालकर पढ़ते ही मुंशी राम प्यारे सहाय की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। सहसा विश्वास नहीं हो पा रहा था मुंशी जी को उस आशय पर जो इस पत्र में लिखा था। झुरझुरी लेकर स्वयं को सामान्य किया तो आंखें बरस पड़ी। रुंधे गले से बावा तिरेक में उन्होंने पुकारा, अजी सुनती हो सुमित्रा? नीतू, पिंकी, जानता था कि मैं ज्योति एक न दिन एक जरूर कुछ न तो कुछ ऐसा करेगी। अरे सुनती हो सुमित्रा? बाबूजी का इस तरह सुबह सुबह चिल्लाना सबको एक घबराहट दे गया था। बदयवासी के कुछ ऐसे ही आलम ने सभी दौड़ते कूदते बाबूजी के पास आ गए। सुमित्रा, नीतू, पिंकी, सबकी आंखों में एक सवालिया निशान और मन में बेचैनी की आखिर हुआ क्या। बाबूजी बच्चों की बाती बिलखते हुए बोले, कितना गलत कहा था मैंने सुमित्रा। काश इतनी कड़वी बातें उसे कल न कहता तो इतनी आत्मगलानी, इतना पछतावा तो मुझे न होता। ज्योति, ज्योति, कहाँ हो ज्योति? जी मैं यहाँ हूँ बाबूजी। कमरे के अंदर दरवाजे की ओट से लगी ज्योति सामने आकर खड़ी हो गई थी। बाबूजी के बच्चे कुचे शब्द ज्योति के करीब आते ही तरलता में परिवर्तित होकर मुंह के अंधेरे ही उमड़ने लगे थे। क्या कहे, कैसे कहे? बाबूजी की इस भाव विहलता को देखकर ज्योति की आंखें अपने आप छलक आई थी। मैंने सब सुन लिया है बाबूजी, आप मन में गलानी क्यों लाते हैं? आपकी जगह कोई भी होता तो वही कहता जो आपने कहा था। दरअसल गलती हमें समझने में हुई बाबूजी। खुशी से चहक उठे थे मुंशी जी। अरे गोली मार अलती गलती को सुमित्रा। 3 बेटियों का बाप यह मुनीम राम प्यारे सहाय गलानी क्यों करेगा? सीना ठोक कर चलेगा जमाने के सामने, सीना ठोक कर। पत्र दिखाते हुए ज्योति के ठीक सामने तनकर खड़े हो गए थे बाबूजी। ये देख तेरा नियुक्ति पत्र, पढ़ ना। पुलिस की सबसे बड़ी ऑफिसर की नौकरी मिल गई है तुझे। ज्योति सहाय, IPS, जय हिंद मैडम। जमीन पर पांव दमकाकर एक जोरदार सल्यूट दिया था मुंशी जी ने अपनी ज्योति बिटिया को। पुलक उठी थी सुमित्रा, नीतू और पिंकी भी। सचमुच कंगले की ड्योढ़ी पर आसमान भी झुक गया था आज, और इस आसमान को झुका लाई थी एक बेटी ज्योति। कुछ खुशियाँ ऐसी भी होती है जिन्हें सबके साथ बांटा तो जा सकता है, मगर उन्हें महसूस करने, आत्मसात करने के लिए किसी एकांत की आवश्यकता होती है। एक ऐसा एकांत जहाँ आंखें मूंद कर गुजरे वक्त के एक एक क्षण का हिसाब किताब तो होता ही है,
आने वाले समय के गर्भ में छिपे कई पहलुओं को सजाया संवारा भी जाता है। ज्योति भागकर अपने कमरे में चली गई। कभी हंसते हंसते रोई तो कभी रोते रोते हंसती रही। मनोभावों का प्रभाव कम हुआ तो वह आईने के पास खड़ी हुई, जहां अब ज्योति नहीं बल्कि आईपीएस ज्योति सहाय का अक्स उभर आया था। भरे पूरे गोरे बदन पर किसी खाकी वर्दी, कंधे पर चमचमाता अशोक स्तंभ, सिर पर आईपीएस बैज लगा हैट, चौड़े लाल बेल्ट में लटका रिवॉल्वर, लाल बूट और चेहरे पर शालीनता से भरा एक अद्वितीय रोब। शायद इसी अक्स को देखकर किसी ने बहुत करीब आकर कहा था उसे, बधाई हो ज्योति। मन प्राण में रच बस गई। इस आवाज को अंतस में महसूस किया था ज्योति ने। आंखें बंद करके वह अपने मन के अंदर झांक आई थी, जहां सचमुच मुस्कुराता हुआ उसका प्यारा जीवन था और जहां जल रही थी एक जीवन ज्योति। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।